नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय लोहिया सर में। मित्रों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नाउन। क्या नाम है? नाउन। और नाउन के अंतर्गत आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे नाउन केस। इसको हिंदी में बोलते हैं कारक। क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन केस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केस यानी कि कारक। पर्टिकुलर जो ना अंग्रेजी के अंतर्गत जो केस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं मोटे तौर पर, तो एक होता है हमारा सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है हमारा पजेसिव केस, और एक हम अंग्रेजी के अंतर्गत जो मुख्यतः बात करते हैं वो होता है वोकेटिव केस। मतलब 4 प्रकार के केसेस के हम डिस्कस करते हैं इस नाउन के टॉपिक के अंतर्गत, जो कि हमारे किसी भी भर्ती एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि और भी केसेस होते हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसमें बेसिकली हम 4 केसेस के बारे में बात करते हैं। मैंने बताया हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, और एक होता है हमारा जो वोकेटिव केस का मतलब होता है किसी को एड्रेस करने के लिए जो हम पर्टिकुलर यूज़ करते हैं, जिनका यूज़ मेनली हम नरेशन में यूज़ करते हैं। तो इन 4 प्रकार के केसेस के बारे में बात करेंगे, एक एक करके केस के बारे में हम जानकारी ज्ञान करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं नाउन, और नाउन के अंतर्गत जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे क्या? केस। क्या पढ़ने वाले हम लोग? केस के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि नाउन के अंतर्गत जो हम केस पढ़ने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंतर्गत जो डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं कौन से केस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव केस। कैसा केस? सब्जेक्टिव केस। कैसा केस? सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत बारे में बात करेंगे। सब्जेक्टिव केस, ये जो सब्जेक्टिव केस हैं इसी को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस है ना। एक इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड हम इसके अंतर्गत बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को हम बोलते हैं क्या? एक्यूजेटिव केस। और इस दूसरा नाम क्या है? एक्यूजेटिव केस। थर्ड हम इसके अंतर्गत जो बात करने वाले हैं, तीसरे नंबर पर हम इसके अंतर्गत जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे वोकेटिव केस। किसके बारे में बात करेंगे? वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। वोकेटिव केस। वोकेटिव केस के अंतर्गत हम जो बात करेंगे, बेसिकली इसको आप स्टार लगा दीजिए। जो वोकेटिव केस होता है इसका बेसिकली जब हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे नरेशन के अंतर्गत। और 4th नंबर पर जो हमारा केस होता है वो है अपना पजेसिव केस। कौन सा केस? पजेसिव केस। पजेसिव केस। पजेसिव केस, पजेसिव केस को ही हम बोलते हैं जेनिटिव केस। कौन सा केस? जेनिटिव केस। इन 4 प्रकार के केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव केस क्या होता है सबसे पहले आपको बता दूं, यानी कि हम बोलते हैं जिसको कर्ता कारक बोलते हैं। तो सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। एक सेंटेंस लिख रहा हूं जिसके माध्यम से आप इन दोनों केसेस के बारे में आराम से समझ पाएंगे। मैंने बोला ये रवि, क्या लिखा मैंने? रवि इज कॉल्ड राहुल यस्टरडे। क्या लिखा मैंने? यस्टरडे। देखो आप सेंटेंस को देखो, क्या लिखा मैंने कि रवि इज कॉल्ड, है ना। इसकी सेकंड फॉर्म लिख देते क्योंकि ये पास्ट की बात है। रवि इज कॉल्डेड राहुल यस्टरडे। रवि ने राहुल को कल डांटा। रवि ने राहुल को कल डांटा। सेंटेंस क्या सेंस दे रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये होता है कि उसने कल उसको धमकाया, उसको वार्न किया। तो यहाँ पर देखो रवि एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए ये आपका सब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है? सब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस हो जाएगा आपका? ये सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, पहली चीज। सेकंड हम बात करेंगे राहुल के बारे में। तो राहुल वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि ये हमारी वर्ब के बाद में है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद में ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप समझ चुके हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस, है ना। सब्जेक्टिव केस के बारे में आपको पता चल गया है और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में आपको पता चल गया। वोकेटिव केस का मतलब होता है बेसिकली हम किसी को संबोधित करते हैं, उसके सारे पर हम बात करते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने बोला मिस्टर सुरेश, द गेस्ट मिस्टर
सुरेश द गेट्स आर वेटिंग फॉर यू। क्या लिखा मैंने? मिस्टर सुरेश, इस सुरेश को मैंने एड्रेस किया। किसको एड्रेस किया? सुरेश को मैंने एड्रेस किया कि मिस्टर सुरेश, ये मिस्टर सुरेश से यही कौन है? यू है। ये बहुत आज सेम है, इसलिए हम इसको संबोधित करने के लिए हम यूज़ करें, क्या यूज़ करें कि मिस्टर सुरेश गेस्ट हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसी को आप सेकंड लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वाले सेंटेंस को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके ऊपर देखना, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यू आर या फिर ये लिखेंगे कि द गेस्ट्स आर वेटिंग फॉर यू। यहाँ लिख लेंगे मिस्टर सुरेश। तो आपने देखा कि हमारा सब्जेक्ट है वो आगे हो सकता है या फिर पीछे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत आर सेम। तो यहाँ पर इसको एड्रेस कर रहे हैं, मतलब आप समझ जाइए वोकेटिव केस। इसका यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम नरेशन में यूज़ करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये हो गया आपका वोकेटिव केस। पॉजिटिव केस जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करें। इसको जेनिटिव केस बोलते हैं। इसको कैसे करते हैं ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव केस की बात करते हैं तो ये बताता है, बेसिकली हम बात करेंगे तो बिलोंगिंगनेस। क्या बताता है? बिलोंगिंगनेस, यानी कि ये संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध। क्या बताता है? संबंध बताने का कार्य करता है। और ये जो संबंध बताया जाता है, ये बताया जाता है का किसके माध्यम से? का, की और के माध्यम से संबंध बताता है। पर्टिकुलर कोई चीज़ के साथ में पोजीशन बताना यानी कि संबंध बताने का काम किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? पॉजिटिव केस। कौन सा केस बोलेंगे? पॉजिटिव केस बोलेंगे। तो हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा कि केस होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के केसेस होते हैं: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पॉजिटिव केस। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसलिए यहाँ से एग्जाम में इतने क्वेश्चन नहीं उठते हैं, फिर भी आ जाते हैं। लेकिन ये हम नरेशन में देखते हैं, ये पॉजिटिव केस है, इसको लेकर के सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि इसको कैसे समझते हैं, तो ध्यान रखना है। तो अभी आगे हम बात इसी के बारे में करेंगे, जो हम आगे जो हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इसको व्यवस्थित तरीके से नरेशन समझेंगे। अब जो हम यहाँ से जो कैरी कर रहे हैं, पिकअप कर रहे हैं, वो ले रहे हैं पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस के बारे में हम व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पोजीशन कितने प्रकार से बताया जा सकता है? पोजीशन बताने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके। एक तो हम इसके साथ में यूज़ करते हैं, तरीका एक करके मैं समझाने का प्रयास करूँ तो एक तो होता है अपोस्ट्रोफी एस। कैसा है एस? अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है ये वाला, इस तरीके से। और कभी कभी विदाउट एस के माध्यम से केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हुए हम है वो पोजीशन बताते हैं, एक तरीका। सेकंड तरीका होता है इसमें केवल ऑफ का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? केवल ऑफ का, मतलब 2 प्रकार, एक तो अपोस्ट्रोफी एस ये वाला, या फिर केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करके, और एक ऑफ का प्रयोग करते हुए हम है वो पोजीशन बताने का प्रयास करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अपोस्ट्रोफी एस कब लगाते हैं? हमें कहीं भागना नहीं है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। समझ में आना बहुत ही जरूरी है। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कब करते हैं, या फिर अपोस्ट्रोफी का यूज़ कब करते हैं, और ऑफ का यूज़ कब करते हैं? तो जब हम बात करते हैं लिविंग नाउन की, किसकी बात करते हैं? लिविंग नाउन की जब हम बात करते हैं, किसकी? लिविंग नाउन। जब हम लिविंग नाउन की बात करेंगे तब हम लगेंगे क्या? अपोस्ट्रोफी एस की बात करेंगे। और जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग, कैसे? नॉन लिविंग नाउन, ये हो गया अपना नॉन लिविंग नाउन। क्या होता है ये? तो लिविंग नाउन का मतलब होता है, आप यूँ कह सकते हैं सजीव के साथ, सजीव जिसमें जीव हो, लिविंग हो, उनके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस या फिर ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं ये मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल आपको ध्यान रखना है। ऑफ का यूज़ क्या करते हैं? ये नॉन लिविंग नाउन के साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रोफी इसका ओनली फॉर ऑफ का। ये नॉन लिविंग नाउन क्या होता है? मतलब निर्जीव के साथ में, किसके साथ में? निर्जीव के साथ में आप यूज़ करेंगे ऑफ का। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से सीख चुके होंगे। अगर ये बात आप सीख चुके हैं तो आगे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कैसे? आप यहाँ पर देखिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए
मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, मैंने कहा हरीज बुक हैज़ बीन लॉस्ट। क्या लिखा मैंने? हरीज बुक हैज़ बीन लॉस्ट। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा। सेकंड में लिख रहा हूँ द बुक ऑफ हरी हैज़ बीन लॉस्ट। ये एग्जाम्पल दिया। अगला मैं एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ वो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ शेर्स लेग हैज ब्रोकन। ठीक है, अब ये सेंटेंस, तीनों सेंटेंस को आप गौर से देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान रखना परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव केस। और यहाँ पर है वो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैंने बोला हरीज बुक, सबसे पहले से आपको ध्यान रखना कि क्या इसके बाद में नाउन आ रही, पोजीशन बता रहे हैं सर, बिल्कुल बता रहा है। ये नाउन है, नाउन का आना बहुत ही जरूरी है। नाउन इसके साथ में पोजीशन बताएं किसकी किताब, तो हरी की किताब। मैंने बताया कि का की बताते हैं, क्या बताते हैं, का की के बारे में बात करते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस, इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया, मतलब ये हमारा सेंटेंस एकदम सही। तो ये वे द बुक ऑफ हरी, क्या द बुक ऑफ हरी ये और ये दोनों एक ही अर्थ दे रहा है, ये वाला? तो आप बोलेंगे सर अर्थ सेम दे रहा है, लेकिन तुलनात्मक रूप से बात करें तो ये ज़्यादा बेटर है किसके मुकाबले, ये, क्योंकि ये बेसिकली नॉन लिविंग के साथ में यूज होता है और लिविंग नाउन के साथ में भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाता है। लेकिन तुलनात्मक रूप से बात करें तो ये वाला सेंटेंस ज़्यादा बेटर होता है। बाकी दोनों सेंटेंस बहुत आर करेक्ट सेंटेंस, ये भी सही है और ये भी सही। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, शेर्स लेग, क्या लिखा मैंने? शेर अपोस्ट्रोफी एस लगा, क्या लगा मैंने? अपोस्ट्रोफी एस, मतलब शेर का जो पैर, जो शेर के नीचे जो लेग होते हैं वो टूट गए हैं। क्या हो गया? टूट गया। किसका पैर, किसका है? शेर का। क्या लिविंग है नॉन लिविंग? आप बोलेंगे सर नॉन लिविंग नाउन है। कैसी है? नॉन लिविंग नाउन है। तो नॉन लिविंग नाउन के साथ में क्या अपोस्ट्रोफी एस आता है? आप बोलेंगे नहीं आता है। तो इसको सही कैसे करेंगे? इसको आपको अगर सही करना है तो आप लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे द लेग ऑफ, आगे लिखेंगे शेर, फिर बोलेंगे हैज, क्या लिखना है? ब्रोकन। ये वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अब ये सेंटेंस, अब यहाँ पर जो लिखा है द लेग ऑफ शेर, हमने ऑफ का यूज किया, यानी कि ये सेंटेंस अब सही है। अब ये सेंटेंस सही है, पहले ये सेंटेंस क्या था? गलत था। तो मेरे हिसाब से आप समझ सकते होंगे कि कहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं और कंडीशन एक, और कहाँ पर है वो ऑफ का यूज करता है। ये बेसिक बात बताई। अब आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो एक केवल अपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ होता है और ये वाला यूज होता है, इसका क्या कंडीशन है वो मैंने बता दिया कि ये यूज बेसिकली हम बात करें तो नॉन लिविंग नाउन के लिए। कैसी? नॉन लिविंग नाउन, नॉन लिविंग जो नाउन होती है अपनी, कैसी नाउन? नॉन लिविंग नाउन है, उसके लिए हम बेसिकली ऑफ का यूज करते हैं। और ये दोनों के दोनों कौन से? ये दोनों के दोनों आपके लिविंग नाउन के लिए यूज होते हैं। कैसी नाउन? लिविंग नाउन के लिए यूज होते हैं, लिविंग नाउन। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले फैक्ट दोनों के दोनों आपके दिमाग में होना बहुत ही जरूरी है। हालांकि मैंने बताया ये ऑफ का यूज है वो लिविंग नाउन के लिए भी यूज होते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली अगर हम बात करें तो लिविंग नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस या फिर केवल अपोस्ट्रोफी ज़्यादा बेटर माना जाता है कंपेरेटिवली ऑफ के। बाकी बहुत आर करेक्ट। ऐसी कंडीशन होती है जहां पर अपोस्ट्रोफी लगाना पॉसिबल नहीं है तो फिर वहां तो ऑफ लगाना ही लगाना है। लेकिन आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ये मुख्यतः ऑफ का यूज नॉन लिविंग नाउन के साथ में होता है, लेकिन लिविंग नाउन के साथ में भी कर सकते हैं। लेकिन अपोस्ट्रोफी एस का यूज नॉन लिविंग के साथ में, ऑफ का यूज है वो करते हैं, लेकिन अपोस्ट्रोफी एस का यूज नॉन लिविंग के साथ में नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी। इतनी बात मेरे हिसाब से आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप इतनी बात व्यवस्थित तरीके से समझ चुके, एक एक चीज़ को आपको लिखना है व्यवस्थित तरीके से और उसके बाद में इसको व्यवस्थित तरीके से डेली आपको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप डेली कंटिन्यू रिवीजन करेंगे तो आप भविष्य में कभी भी इंग्लिश को लेकर के आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहे किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे
किसकी भी तैयारी करें या स्कूलिंग करें, इट डजेंट मैटर, अगर आप व्यवस्थित तरीके से मेरे साथ में पढ़ रहे हैं तो फिर आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। कुछ मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ रवीज बाइक हैज़ बीन स्टोलन। मीनाज हाउस was near the river. Tables lake have broken. The fence speed is very slow. The cow's horn are very big. अभी सेंटेंस आप एक एक देखने का प्रयास करेंगे, ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाना है और कहाँ पर केवल अपोस्ट्रोफी लगाना है। या फिर एक काम करते हैं, दो चार सेंटेंस और लिख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ एक सेंटेंस और लिखने का मैं प्रयास करता हूँ आपके लिए। देखिए आप, स्टूडेंट्स, क्या लिखा मैंने, स्टूडेंट्स hostel is near the college. Men's wear, क्या लिखा मैंने, men's wear. Men's wear is available here. Girls school is very far from here. इतने पूरे जितने भी सेंटेंस लिखे इसको एक एक करके आप समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं, आप सभी को पता ही होगा, हम बात करें पजेसिव केस के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें, पजेसिव केस, यानी कि संबंध कारक के बारे में बात कर रहे हैं। संबंध बताने की बात करें, कारक कौन सा है, इसको हिंदी में बोलेंगे आप संबंध कारक। कैसा कारक है, संबंध कारक। तो हम संबंध कारक के बारे में बात करें, है ना, इसको व्यवस्थित तरीके से आपको समझना जरूरी है ना। तो देखते हैं, मैंने बोला रवीज बाइक हैज़ बीन स्टोलन।
रवि की गाड़ी चुरा ली गई। इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाउन के बाद में, यहाँ पर मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ कि जो हम पर्टिकुलर नाउन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, नाउन लिख रहे हैं, नाउन के साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, उसके साथ में दूसरी नाउन का आना बहुत ही ज़रूरी है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि जो हम नाउन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, नाउन, उसके जिसके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद में नाउन आना बहुत ही ज़रूरी। तो देखिए यहाँ पर ये नाउन है, आप बोलेंगे सर नाउन है। यहाँ पर हाउस क्या है, आप बोलेंगे नाउन है। यहाँ लेग्स क्या है, नाउन है। गलती है वो बाद में देखेंगे, ये क्या है, नाउन है। यानी कि हम बात अभी तक नाउन की करें, एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। सेकंड, इसकी जो कंडीशन रहती है वो कुछ इस प्रकार से होती हैं कि पोजीशन आता है हमारा पहले, कहाँ आता है, पहले हम बात करते हैं पोजीशन की, उसके बाद में हम बात करते हैं ऑफ की, उसके बाद में हम बात करते हैं नाउन की। ये वाली कंडीशन, दोनों कंडीशन सही है और दोनों अप्लाई होती हैं, ये चीज़ आपको देखना है। तो देखिए रवि इज बाइक, रवि लिविंग नाउन है, कैसी नाउन है, लिविंग नाउन है। और मैंने बताया था कि लिविंग नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लेकिन साथ में नाउन होनी चाहिए, मैंने कंडीशन बताई, सेंटेंस सही है। यानी कि रवि की बाइक है वो चुरा ली गई है, ये हो गया सही। मीनाज हाउस वॉज नियर द रिवर, यानी कि मीना का जो घर है इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाया, लिविंग नाउन है, सर लिविंग नाउन है, कैसी नाउन है, लिविंग नाउन है। और लिविंग नाउन होने के साथ साथ और क्या कंडीशन है, बाद में नाउन आइए, बिल्कुल आइए सर, ये हमारा सेंटेंस सही हो गया, यानी कि नदी के पास में था। अगला सेंटेंस टेबल्स लेग, अब देखिए ये कैसी, आप बोलेंगे सर ये नॉन लिविंग नाउन है, कैसी है, नॉन लिविंग, भले इसके साथ में नाउन है, मैंने बताया था, लेकिन इस कंडीशन में ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। ऑफ वाली कंडीशन ये फॉलो करेंगे, कौन सी वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉलो करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बनेगा, क्या बनेगा, द लेग्स। अब द क्यों आया, सवाल ये उठते हैं, तो द इसलिए आया क्योंकि हम इसको स्पेशलाइज करें, इसलिए द लेग्स, आगे लिखेंगे ऑफ, ये हो गया। पोजीशन किसके साथ, किसके ऊपर हम पोजीशन लगा रहे हैं, भाई आपका क्वेश्चन ये भी तो होना चाहिए कि ऑफ, या यूं कह दो कि ये लेग्स पहले क्यों आ रहा है, द ये बात की बात है, लेग है या लेग से जो भी पोजीशन है जिसके ऊपर हम पोजीशन लगा रहे हैं उसको हम पहले लेंगे, तो द लेग्स, उसके बाद में लगाया हमने ऑफ, उसके बाद में हम नाउन लेंगे, किसकी, टेबल की बात है, द लेग्स ऑफ नाउन, द लेग्स ऑफ टेबल, क्या लिखा हमने, द लेग्स ऑफ टेबल, आगे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द लेग्स ऑफ टेबल हैव, नेक्स्ट है ब्रोकन, टूट गए, तो ये हो गया अपना ब्रोकन। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर क्या ये जो हैव आया है या जो भी हम वर्ब यूज करते हैं क्या इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना, ये इसके नियर होने का कोई इसका साथ में कोई संबंध नहीं है। प्रीपोजिशन हो या वर्ब हो, उसके बाद में जो भी आता है, मैंने आपको पहले से बताया था, ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है, तो किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, किसके हिसाब से आती हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट कैसा है ये हमारा, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हमारी ये वर्ब कैसे आई है, प्लूरल है। मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आपसे समझेंगे, समझ में आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके बाद में टेबल आपको दिखते ही आप बोलेंगे कि टेबल तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है इसलिए ये हैव गलत है, आपको हैज लगाना चाहिए, नहीं ये गलत चीज़ है, क्योंकि मैंने बताया कि वर्ब या फिर प्रीपोजिशन है उसके बाद में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं आती है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, भले वो इसके नज़दीक हो, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इस हिसाब से ये वाला सेंटेंस हमारा क्या हो गया, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया, द लेग्स ऑफ टेबल हैव ब्रोकन। नेक्स्ट हम बात करें, द फैंस स्पीड इज वेरी स्लो, फैंस की स्पीड है वो बहुत ही स्लो है। देखिए ये कैसी है, आप बोलेंगे सर ये नॉन लिविंग नाउन है, नॉन लिविंग नाउन है, आगे नाउन है, ये तो रेडी है, लेकिन ये नॉन लिविंग नाउन है, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर है, ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये स्ट्रक्चर गलत है, तो फिर इसका सही क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो गया। इसको अगर आपको सही करना है तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द स्पीड, क्या लिखेंगे, द स्पीड ऑफ द फैन, स्पीड ऑफ फैन लिख दे सीधा, द स्पीड ऑफ फैन इज, आगे की पूरी यात्रा लिखनी है, वेरी स्लो। ये आपका सेंटेंस हो गया क्लियर। द स्पीड ऑफ फैन, ये आपने लिख दिया, ऑफ का यूज़ किया, उसके बाद में आपको नाउन लिख दिया, यानी कि पहले पोजीशन, फिर आपने ऑफ लिखा, उसके बाद में क्या लिखा, नाउन लिखा। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर सही है, द स्पीड ऑफ फैन इज़ वेरी स्लो, ये वाला सेंटेंस आपका सही हो गया। अब ये नेक्स्ट, द काउज हॉर्न्स, काऊ के जो सींग होते हैं वो वेरी बिग, यानी कि लंबे हैं, बहुत लंबे,
काउ क्या है, आप बोलेंगे सर लिविंग नाउन है। लिविंग नाउन होने की वजह से ये हमारा सही है, क्योंकि आगे भी नाउन है। ये हमारा नाउन एकदम सही है क्योंकि लिविंग नाउन है, सजीव है, और सजीव के साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर ऐसे बहुवचन है, उसके साथ में और ऐसा आ रहा है, मतलब ये 2 बार आ रहा है, साउंड कुछ खींची हुई दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स, देखो अब देखो, स्टूडेंट्स तो पहले से, उसके साथ में एक और एस लगा है, स्टूडेंट्स, क्या लिख रहा हूँ, स्टूडेंट्स, मतलब इसके साथ हो रही है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हिसिंग साउंड। ऐसी साउंड को अंग्रेजी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ऐसी साउंड को इंग्लिश लैंग्वेज में हिसिंग साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड। और हिसिंग साउंड है, जो हिसिंग साउंड होती है उसको इंग्लिश में है वो माने नहीं क्या है, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये हमेशा गलत माना जाता है। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको ही एक्सचेंज करना है। ये वाला इतना पोर्शन लिखना क्या है, इसको लिखना कैसे है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको लिखना है, बाकी की बिल्कुल एकदम व्यवस्थित लिखना है ना। इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, स्टूडेंट्स, तो है ये केवल और केवल आपको अपोस्ट्रोफी लगाना और उसके बाद में लगाना है हॉस्टल, स्टूडेंट्स हॉस्टल, मतलब अपोस्ट्रोफी एस ही लगाना है, न कि आगे अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, केवल अपोस्ट्रोफी लगाना, स्टूडेंट्स हॉस्टल बस। उसके बाद में ये वाली इज नियर द कॉलेज, आप पूरा यहाँ लिख सकते हैं, इज नियर द कॉलेज, ये वाला आपका सही हो गया। इस प्रकार से आपका ये वाला सेंटेंस सही हो जाता है। कब क्या करता है ये मैंने आपको समझा दिया। लिखा है मेंस वियर, मेंस MEN का बहुवचन मैन होता है ना, MAN होता है, उसका बहुवचन MEN हो गया, उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाया, बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें कोई हिसिंग साउंड नहीं है। मेंस वियर इज अवेलेबल हियर, है ना। अगला गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल। अब देखो मैंने यहाँ मैंने पहले से लिखकर आपको पहले से समझा दिया कि यहाँ पर अपना ऐसे आया हुआ है, इसलिए हम और एस लगेंगे नहीं, सीधा केवल और केवल क्या लगेंगे, अपोस्ट्रोफी लगेंगे। इसके हिसाब से ये हमारा सही हो गया, गर्ल्स स्कूल इज वेरी फार फ्रॉम हियर, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। तो आज हमने क्या समझा, आज हमने व्यवस्थित तरीके से अगर हम बात करें तो हमने देखा कि पॉजिटिव केस के अंतर्गत कब तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं और कब केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, कब हम ऑफ का यूज़ करते हैं। इन तीनों कंडीशन को हमने समझा। अगर इसको मैं एक स्ट्रक्चर में है तो आप पिरोना साउंड एज ए स्ट्रक्चर आपको समझाने का प्रयास करूं तो आप कुछ इस प्रकार से समझेंगे। देखिए सामने, और ये जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूँ इन सभी एग्जाम्पल्स को आप कॉपी में नोट करेंगे और डेली वो आप रिवाइज करेंगे, तो ये आप आराम से समझ पाएंगे। हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव केस। कौन सा केस पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस के अंतर्गत ही हम ये सब बातें समझने का प्रयास करें। तो इसके अंदर मैंने जितनी भी बातें लिखी है उसको मैं एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि नाउन देखते हैं, क्या देखते हैं हम, नाउन के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, नाउन। नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी लगेंगे, कंडीशन क्या है, इसके साथ में होना चाहिए नाउन, ये तो है ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ये एक बात, इसी में ये मैं ए में एक कर रहा हूँ, इसमें भी कर रहा हूँ कि नाउन अगर हिसिंग साउंड वाली हैं तो इसके साथ में केवल और केवल अपोस्ट्रोफी लगेंगे और उसके बाद में हमारी नाउन आती है। मैंने अभी अभी आपको समझाया। उसके बाद में जो मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार से कर रहा हूँ कि अगर हमारे जो नाउन है उसके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ, और उसके बाद में क्या यूज़ करते हैं, नाउन का। ये कंडीशन किस पर होती है, तो आप बोलेंगे सर एक तो ये लिविंग नाउन के साथ में भी कंडीशन अप्लाई होती है और ये नॉन लिविंग नाउन के साथ में भी अप्लाई होती है। दोनों केस में ये कंडीशन अप्लाई होती है। मैंने आपको बता दिया था कि कैसे होती हैं। लिविंग नाउन के साथ में मोस्टली ये यूज़ की जाती है ये वाली कंडीशन, लेकिन ये कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये जो यूज़ करते हैं वो नॉन लिविंग के साथ में यूज़ करते हैं अपोस्ट्रोफी एस वाला कॉन्सेप्ट। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके हैं। अब कि क्या डबल अपोस्ट्रोफी है, इंग्लिश के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट चलता है और वो कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना है। ये तो आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम बात करें इसके अंतर्गत, अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी के अंतर्गत डबल अपोस्ट्रोफी, इसी को बोलते हैं सीक्वेंशियल अपोस्ट्रोफी, डबल अपोस्ट्रोफी। जो डबल अपोस्ट्रोफी होती हैं उसको इंग्लिश में है वो मान्य नहीं किया गया है। मतलब एक साथ में आप दो अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। देखिए यहाँ सामने देखिए, डबल अपोस्ट्रोफी से मेरा क्या मतलब है। यहाँ देखिए हमारी एक नाउन है, नाउन वन, क्या लिखा मैंने, नाउन वन है, उसके साथ में लगा हुआ अपोस्ट्रोफी एस। उसके बाद में ये हो गया, उसके बाद में नाउन वन तो ही है, ठीक है, नाउन वन। उसके बाद में आपकी एक और आगे नाउन क्या होगी,
नाउन आ गई, उसके बाद में नाउन, ये नाउन 1 है और ये नाउन 2, उसके बाद में एक और नाउन आ गई, उसमें इस तरीके से आपने लगा दिया। इसको मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल दे रहा हूँ और आप समझेंगे। देखिए मैंने बोला मोहन फ्रेंड्स कैट वॉज किल्ड। अब यहां देखो मैंने क्या लिखा, मोहन्स फ्रेंड्स कैट वॉज किल्ड। मतलब ये देखिए एक नाउन है, पहली नाउन ये हो गई, सेकेंड नाउन ये हो गई, हो गया डबल अपोस्ट्रोफी लगी। एक तो अपोस्ट्रोफी कहाँ लगी है, आप बोलेंगे सर एक तो यहाँ पर लगी, सेकंड कहाँ पर लगी, यहाँ पर लगी, उसके बाद में अपना पोजीशन आया, उसके बाद में यहाँ पर क्या आया आपका पोजीशन आया। तो मैंने क्या बताया था, नाउन 1 के साथ में अपोस्ट्रोफी, नाउन 2 के साथ में अपोस्ट्रोफी और उसके साथ में अगर आपको पोजीशन दिखे तो ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला जो आपका सीक्वेंस दिख रहा है जो कि क्या है, गलत है। तो इसको क्या सही कैसे करते हैं, तो इस केस में आपको सबसे पहले तो आपको लिखना है अपोस्ट्रोफी, या यूं कि दो पोजीशन लिखना है, सबसे पहले पोजीशन, उसके बाद में लिखना है नाउन 1, उसके साथ में अपोस्ट्रोफी और उसके साथ में सीधा नाउन 2 लिखना है। ये तो पोजीशन लिखेंगे, उसको थोड़ा सा मैं और अच्छी तरीके से समझाने का बात करूं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पोजीशन लिखना है, उसके साथ में ऑफ लिखना भी जरूरी है क्योंकि किसके साथ में संबंध बता रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसको सही कैसे करना है, ये हमारा दिया गया सेंटेंस कैसा है, आप बोलेंगे ये सर सेंटेंस गलत है, तो इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही कुछ इस प्रकार से करेंगे। आप देखिए सामने सबसे पहले आप क्या करेंगे, पोजीशन लिखेंगे, किसकी बात कर रहा हूँ, कैट। अब ये चूंकि ये खास हो गई इसलिए हम इसके पहले द लगा सकते हैं, द कैट ऑफ किसकी, नाउन 1, द कैट ऑफ मोन्स फ्रेंड। क्या लिखा मैंने, द कैट ऑफ मोन्स फ्रेंड, सीधा आगे कुछ नहीं लिखा, वॉज किल्ड, मतलब मार दिया गया। किसको मार दिया गया, जो मोन है उसके फ्रेंड है उसकी बिल्ली को मार दिया गया। यहाँ पर बिल्ली पहले ले ली, पोजीशन, यही तो पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है, ये वाला पोजीशन। आर्टिकल द इसलिए लिखा है क्योंकि ये विशेष, इसका विशेषीकरण किया है, इसलिए इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखा है, द कैट ऑफ मोन्स फ्रेंड। तो देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है, पोजीशन पहले लिखा, बिल्कुल सर पोजीशन पहले लिखा, उसके बाद में ऑफ का यूज़ किया, ये देखिए सामने, उसके बाद में नाउन 1 लिखा, ये वाला अपना नाउन 1, उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगाया, बिल्कुल लगाया ये, उसके बाद में नाउन 2 ले लिया, लेकिन इसके साथ में अपोस्ट्रोफी नहीं लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने अपोस्ट्रोफी ली नहीं, उसके बाद में सीधी वर्ब लिख दी और उसके बाद में जो भी ये पूरा का पूरा मैटर लिख लिया। मतलब डबल अपोस्ट्रोफी इंग्लिश के अंदर है, वो क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। उसको लिखना है तो कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ये वाला सीक्वेंस आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आज हमने इस सेशन के अंतर्गत बात की कि जो पॉजेसिव केस हैं वो किस प्रकार से पर्टिकुलर नाउन के साथ में एडजस्ट किया जाता है, किस प्रकार से नाउन के साथ में पॉजेसिव केस है वो हम अप्लाई करते हैं, इस चीज़ के बारे में समझने का प्रयास किया। लिविंग नाउन के साथ में कैसे यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग के नाउन के साथ में कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि सीक्वेंशियल पोजीशन आता है, या फिर यूँ के दो डबल अपोस्ट्रोफी की बात करते हैं, तो उसको कैसे हम व्यवस्थित तरीके से सही करते हैं। परीक्षा के अंतर्गत ज़्यादातर ये जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे डबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए या फिर लिविंग और नॉन लिविंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं। तो आप भले किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इतना पड़ता है कि आप कितनी तैयारी पर ध्यान दे रहे हैं, इंग्लिश को लेकर के आप कितना सीरियस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वाली चीज़ मैंने जितना भी समझा है। तो आज हमने केसेस के बारे में बात की, लास्ट क्लास में हमने नाउन जेंडर के बारे में बात की थी। हमने बताया था कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, हमने मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और हमने बात की थी न्यूट्रल जेंडर। इसके अलावा कॉमन जेंडर के बारे में बात की, व्यवस्थित तरीके से जेंडर को पढ़ा। और आज हमने नाउन केस को भी अच्छी तरीके से, नाउन जो अपना नाउन केस है इसको व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास किया। नाउन केस को हमने व्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास किया। उसमें हमने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस और पॉजेसिव केस के बारे में बात की। और सबसे ज़्यादा अगर परीक्षा में कोई क्वेश्चन उठते हैं, वेरी 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 और वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो ये रहता है हमारा कौन सा, पॉजेसिव केस। कैसा केस रहता है, पॉजेसिव केस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस, ये ध्यान में रखना है। तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से हमने समझने का प्रयास किया। आपको बस मैं इतना ही बोलूँगा कि आप एक रजिस्टर ले लीजिए और उससे व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाइए और उसको डेली का डेली रिवीजन कीजिए। डेली आपको ये क्लास सुबह 7 बजे यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी, बस ये आपको ध्यान में रखना है। डेली क्लास 7 बजे आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। इसी के साथ में मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आपको सेशंस अच्छे लगे, आपको लगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है,
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सेशंस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन वो आपके पास में सबसे पहले पहुंच पाए। तो मित्रों, आज मैं आपसे विदा लेता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।